नमस्कार, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक और IBC24 की पूरी टीम की तरफ से जो आज चुनाव के नतीजे हैं उनको सबसे तेज, सटीक और विश्वसनीय अंदाज में आप तक पहुंचाने का वायदा है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। जो आज का रविवार है वो किसके सूर्य को मजबूत करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का सूर्य वास्तव में उस दावे की तरह होगा जो इस वक्त मंत्री और बंगाल में प्रचार में जुटे मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के नेता करते रहे हैं या अब कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों की काउंटिंग बस अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी और इसी के साथ असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी यहां भी वोटों की गिनती प्रारंभ होगी। कोरोना के चलते अब की बार बहुत खास इंतजाम है। वैसा उत्साह, वैसी एनर्जी, उस तरह का माहौल कतई नहीं है। ना तो उस माहौल की बारे में पहले से तैयारी की गई, बल्कि निर्देश हैं। 7 टेबल के ऊपर अलग अलग गिनती करने का निर्देश है। एक दूसरे से डिस्टेंस का पालन करना है। कोरोना रिपोर्ट दिखाने पर प्रत्याशी एंट्री कर पाएंगे। ईवीएम, वीवीपैट को सैनिटाइज करके ही मतगणना का काम शुरू होगा। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा की 3 लेयर की व्यवस्था है, 3 स्तरों की व्यवस्था है। तो आज बंगाल का खेला क्या कहता है? असम के अखाड़े में कौन बाजी मारता है? तमिलनाडु, केरल में यानी दक्षिण में किस तरह की तस्वीर उभरती है? पुडुचेरी में हालात किसके लिए फेवरेबल होते हैं? ये सारे जवाब रविवार को दोपहर बाद आपको स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगे। नतीजों और रुझानों को लेकर ये जो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर टैली है, इसको भी आप पहले एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए। कोरोना रिपोर्ट दिखाने पर प्रत्याशी एंट्री कर पाएंगे, ये इस बार की सख्ती है। हालांकि पश्चिम बंगाल का चुनाव ऐसे वक्त हुआ, इन 5 राज्यों का चुनाव ऐसे वक्त हुआ जब सारे देश में कोरोना की दूसरी लहर और उसके आंकड़ों की चिंता थी। इन सब के बीच में प्रचार की तस्वीरों ने बाकी देशवासियों को काफी उद्वेलित किया, गुस्से में लेकर आए कि ऐसे वक्त में भी चुनाव हुए, लेकिन अब इसमें बाजी कौन मारता है और आंकड़ों की इस बाजीगरी की जरूरत क्या आज नतीजों के बाद भी पड़ती है दलों को, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सबसे बड़ा स्टेट पश्चिम बंगाल है और यहीं पर सबसे ज्यादा नतीजों को लेकर, रुझानों को लेकर नजर रहेगी। कुल 294 सीटें, लेकिन चुनाव 292 पर हुए हैं। तो बंगाल का खेला कौन जीतता है? दीदी की विदाई जैसा दावा किया जाता है, या फिर भाजपा जिस तरीके के दावे करती थी वो कम पड़ जाएंगे, जमीन के ऊपर उतने आंकड़े नहीं आ पाएंगे, इसके बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी? ऐसे तमाम कयास आज दिन की शुरुआत के साथ में है। लेकिन टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर टैली आप देखें, IBC24 पर सबसे ऊपर टॉप में बंगाल का खेला, जिसकी सारे देश में चर्चा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। नीचे आप देख पाएंगे असम के अखाड़े में कौन बाजी मारता है, सबसे तेज नतीजे IBC24 पर, और साथ में 2 टैली आप देख रहे हैं तमिलनाडु, केरल की। ये भी आपको अपडेट देंगी कि दक्षिण में दरअसल किसका असर चलता है, काम करता है। तो इस टेलीविजन स्क्रीन और इस टैली के ऊपर तो नजर रहेगी। मध्य प्रदेश की एक सीट है दमोह, वहां भी उपचुनाव, उसकी भी काउंटिंग शुरू हो गई है। तो तमाम हमारे साथ में दिन भर एक्सपर्ट पैनल जुड़ेगा। इस वक्त राम पांडे साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नवीन मार्कंडेय जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और शशांक शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, ये हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट लूं। आप तीनों को नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है। आज के जो नतीजे हैं भले ही दूसरे स्टेट्स के हों, लेकिन ये पूरे देश और पूरे देश का जो एक नैरेटिव है पॉलिटिकल, उसको बदलने वाले साबित हो सकते हैं। इस बात की पूरी उम्मीद है। शशांक जी, आपसे शुरुआत करूंगा, पॉलिटिकल कमेंट बाद में। ये चुनाव और ये साल 2020 जैसा पिछला बीता और अब जो 2021 रहा, इसमें जो चुनाव हुए, हर बार ये मैं कहता रहा हूं कि कभी कोई ना भूल पाएगा, क्योंकि जिस दौर में और जिस परिस्थिति में चुनाव हुए हैं, ये पूरी की पूरी पीढ़ी याद रखने वाली। बताएं, आपको क्या लगता है इन नतीजों को लेकर? आपका अपना आकलन क्या है और क्यों याद रखे जाएंगे? देखिए, आपने जिस परिस्थिति के अंतर्गत चुनाव हुए उसकी बात कर रहे हैं, तो जब चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी फरवरी के महीने में, तब स्थिति इतनी खराब नहीं थी और शायद इसका किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि कोरोना का दूसरा चरण, दूसरी लहर जब आएगी, एकाएक 15 मार्च के बाद अपना इतना व्यापक असर दिखाएगी कि चुनाव के अंतिम परिणाम होते होते भयावह स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए चुनाव की शुरुआत तो एक सामान्य तौर पर हुई, लेकिन अंत जो है वो कोरोना के भयंकर संक्रमण से प्रभावित रही। और मुझे लगता है कि ये जो चुनाव के परिणाम हैं
उस पर भी इस कोरोना संक्रमण के प्रभाव का एक राजनीतिक प्रभाव हमको दिखाई देगा। दूसरी बात आपने कही कि जो परिणाम होंगे वो किस तरह के होंगे, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से किसी पार्टीगत अगर परिणाम की बात ना करके हम राजनीतिक परिणाम की बात करें व्यापक तौर पर, तो सबसे आश्चर्य की बात इस पूरे 5 चरण के चुनाव में यह है कि जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसको हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, जो 1952 से लेके 2017-18 तक पूरे देश में एक जिसका प्रभाव है, आज भी प्रभाव है, वो इस चुनाव में असम को अगर आप छोड़ दें तो कहीं पर बहुत गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ी। ये एक राजनीतिक प्रभाव इस चुनाव का पड़ने वाला है कि कांग्रेस पार्टी का जो अपना कद है, जो उसका अपना राजनीतिक प्रभाव है, एक चुनावी राजनीति का जो दबदबा हमेशा कांग्रेस पार्टी का रहा है, वो कहीं इस चुनाव में शिथिल हुआ है। और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में विशेष तौर पर उठाया है, क्योंकि जो पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 3 सीटें जीती हो, लोकसभा में भले ही उसका आंकड़ा बढ़ा हो, 16 सीटें जीत कर आई, लेकिन एकाएक 3 सीट से आज वह सत्तारूढ़ 10 साल की सत्तारूढ़ पार्टी को सीधे चुनौती दे रही है, और उसमें कांग्रेस और वाम संगठन कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस चुनाव का परिणाम जो होगा वह राजनीतिक परिदृश्य में एक व्यापक परिवर्तन करने वाला चुनाव होगा। पार्टियों के अंदरूनी राजनीति में नेताओं की पकड़ कमजोर होना और ढीली होने की बात करेगा। टीएमसी भले ही चुनाव जीत जाए या हार जाए, लेकिन टीएमसी की राजनीति का जो एक तरीका है बंगाल में, जो हिंसा आधारित है, जो कैडर आधारित है, जो एक अहंकार है, जो भ्रष्टाचार और तमाम निचले स्तर के लोगों को परेशानियां होती हैं, मुझे लगता है उनको भी इस चुनाव ने सबक सिखाया है कि जनता जो है वो आपके साथ स्वाभाविक तौर पर नहीं है, आपकी अच्छाइयों को देखकर होती है, और विकल्प मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो छिटक जाएगी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस चुनाव का परिणाम जो भी होगा वो भारत की राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। 2022 में 23 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को भी 2 साल पूरे हो चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में तैयारियां शुरू होंगी, चाहे वो अब गठबंधन होंगे, नए सिरे से गठबंधन बनेंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका, क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका तय होगी। और भारतीय जनता पार्टी के परिणाम अच्छे रहे तो भारतीय जनता पार्टी अब एक पैन इंडिया पार्टी बनकर उभरेगी, जिसमें अगली रणनीति उसकी केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने का रह जाएगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस चुनाव के परिणाम के व्यापक असर पार्टी के अंदर और समग्र राजनीतिक परिदृश्य में हमको देखने को मिलेगा। जी शशांक जी, एक बात से 100% सहमत हैं कि जिस दल को लेकर के आज हम सबसे बड़ी चर्चा करने वाले हैं, उसमें जहां पर आपका सबसे बड़ा असर हो पश्चिम बंगाल में, अगर वहां आप 3 सीटों से परास्त करते हुए पार्टी को या दिक्कत में डालते हुए एक रूलिंग पार्टी को नज़र आते हैं, जाहिर तौर पर कभी साथी थे, अब पूरी तरह आप मुखरता से सामने डट कर मुकाबला करते हुए लड़ते जीतते हैं, तो ये उस पार्टी के लिए तो जीत है ही। तो आज सबसे बड़ा प्रश्न जो एक बाकी के देश में रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस अंदाज में चुनाव लड़ा, जिस तरीके की तैयारी की और जिस तरीके से उन्होंने पूरी प्लानिंग या गेम प्लान तैयार किया था इन स्टेट को लेकर, राज्यों को लेकर, उसमें वो किस तरह कामयाब या कितना कामयाब होते हैं? क्या आज ये आपके लिए भी दिलचस्प होगा जानना समझना, क्योंकि आने वाले समय में ये शायद देखा जाएगा, इसकी मिसालें दी जाएंगी? देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां बनती ही हैं सत्ता हासिल करने के लिए। अपने पार्टी के एजेंडे, अपने पार्टी की विचारधारा, अपने पार्टी के नेता जो लक्ष्य तय करते हैं, उन लक्ष्यों के आधार पर सत्ता में आकर देश को चलाने, प्रदेश को चलाने के लिए ही राजनीति की जाती है। और राजनीतिक पार्टियों का एक मुख्य ध्येय ही सत्ता प्राप्त करना होता है। इसलिए कई लोग इस बात की बड़ी आलोचना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक देती है और किसी भी साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ती है। लेकिन आप इसको दूसरे नज़रिए से देखिए कि कितनी प्रोफेशनल पार्टी है। जो पार्टी 1980 में बनी, 1984 में मात्र 2 सांसद उसके चुन के आए थे,
1995 तक पूरी पार्टी का 15 साल में कहीं कोई आधार नहीं दिखा। 2-3 राज्यों में सरकार बनी भी तो उसका बहुत ज़्यादा लंबी पारी उनकी चली नहीं। वो पार्टी एकाएक पिछले 10-15 वर्षों में तूफान की तरह, सुनामी की तरह पूरे देश पर छा रही है। तो वो उनके नेताओं की अपनी दूरदर्शिता है, उनकी मेहनत है और कार्यकर्ताओं का जो जुनून है, अपनी पार्टी के प्रति जो निष्ठा है, जो एक समय कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ करती थी कि नेताओं में जुनून होता था। प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू भी राज्यों के चुनाव में जाकर भाषण दिया करते थे। उनको लगता था कि हम जीत कर आएंगे तो कांग्रेस अपनी विचारधारा और अपने सिद्धांतों के आधार पर इस राज्य के, इस देश की बुनियाद को रखेगी। तो अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की है, देखिए केरल में उनका कोई आधार नहीं है, शून्य है, तमिलनाडु में शून्य है, लेकिन दोनों ही जगहों पर AIDMK से एक जगह गठबंधन करके और केरल में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी, अपने बड़े बड़े नेताओं को वहाँ लगाया। परिणाम क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन राजनीति में आपको सत्ता के बीज बोने पड़ते हैं। आप जब बीज बोते हैं तो आपके कार्यकर्ता, आपके नेता उस पर पानी डाल कर उस पौधे को वृक्ष का आकार देते हैं। यही पश्चिम बंगाल में हुआ, यही नॉर्थ ईस्ट में हुआ, यही कर्नाटक में हुआ। धीरे धीरे आप जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत हार को छोड़कर अगर आप भविष्य में अपनी पार्टी की ताकत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत आज लगा रहे हैं तो यकीन मानिए आज आप जो बीज बो रहे हैं वो केरल में भी ऐसा होगा। केरल में भी लगातार दूसरी बार जो LDF की सरकार बनती दिख रही है, ये अपने आप में इतिहास है केरल के अंदर। क्योंकि पहली बार UDF जो है वहाँ होता है कि एक बार LDF एक बार UDF, अल्टा पलटी वहाँ पर सरकार होती रहती है। इस बार अगर दोबारा LDF आ रही है इसका मतलब है जनता का रुझान UDF से खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब है वहाँ पर एक विकल्प की ज़रूरत है। तो जहाँ विकल्प की ज़रूरत है वहाँ भारतीय जनता पार्टी या NDA किसी तरह से अगर वहाँ जा रही है तो ये जो ताकत है, ये पूरी ताकत लगाकर पार्टी जो चुनाव लड़ती है, चाहे वो हैदराबाद का नगर निगम हो, चाहे वो पुडुचेरी हो, ये जो विषय है राजनीतिक पार्टी की, मुझे लगता है कि ये उसकी सफलता का मुख्य कारण है। आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, हो सकता है कई बार भारतीय जनता पार्टी की नीति सही ना हो, लोगों को सही न लगती हो, लेकिन एक चुनावी राजनीति के मैदान में, एक खेल में जिस तरह से टीम को उतरना चाहिए वो उसी खेल भावना से उतरती है, उतनी ही गंभीरता से उतरती है, परिणाम का वो बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखती है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ये जो एक असर है वो बंगाल में अगर उनको सफलता मिलती है तो दक्षिण की तरफ हो जाएंगे और एक पैन इंडिया पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनने की ओर अग्रसर होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी चलिए, और आपकी बातों से एक और बात, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, राजनीतिक दल बनते ही हैं नतीजों को लाने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपने एक बात कही कि ये जुनून, ये जोश कभी कांग्रेस में हुआ करता था। ये जो था इसने भी इस पार्टी के ऑल इंडिया प्रसार में, भारतीय जनता पार्टी के ऑल इंडिया प्रसार में एक फैक्टर के तौर पर काम किया। एक तरफ लगातार बढ़त बनाने का प्रयास, उनके कार्यकर्ता, उनका कैडर बेस, दूसरी तरफ जो है RSS जैसे संगठन तमाम जो है उनका साथ कहीं ना कहीं उनको मिलता रहा राष्ट्रवाद के तौर के ऊपर। तीसरी तरफ ये जो था इसने भी बड़ा रोल प्ले किया है। ये मैसेज तो उनके लिए भी है और पिछले कई चुनाव से है, लंबे वक्त से है। क्या अब की बार आपको लगता है इसके बाद कोई परिवर्तन उनमें या उस खेमे में भी होगा? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब होता है, मान लीजिए असम में भी वो बुरी तरह से हार जाते हैं और केरल में भी हार जाते हैं, क्योंकि उनके पास पाने के लिए 3 राज्य थे, एक पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, एक असम और एक केरल। क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जा रहा था कि असम मूलतः कांग्रेस पार्टी का राज्य है, 15-15 साल वहाँ पर कांग्रेस ने सत्ता की है। यहाँ अगर वो हासिल नहीं कर सकते और प्रदर्शन बहुत खराब होता है, क्या होता है प्रदर्शन सम्मानजनक होना और खराब होना, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के भीतर में भी नेतृत्व को लेकर, पार्टी संगठन को पुनर्जीवित करने को लेकर और 2024 के चुनाव, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी नेताओं की पार्टी तो नहीं है, हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं।
वो भी पार्टी से इसलिए जुड़ते हैं कि उनकी पार्टी की सत्ता आएगी, उनकी पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर देश में काम होगा। तो ये जो कार्यकर्ता हैं ये भी उम्मीद रखते हैं कि उनके नेता सत्ता हासिल करने की कोशिश करें, और लगातार अगर आप उसमें असफल होते हैं तो आपके शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल उठता है, कार्यकर्ता और नेता भी सवाल उठाते हैं। और ये G23 का जो खेला चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, अगर कांग्रेस पार्टी में बहुत सम्मानजनक प्रदर्शन नहीं किया केरल में और असम में, बाकी जगह तो कोई उम्मीद भी नहीं है, केरल और असम में उसने सम्मानजनक प्रदर्शन नहीं किया, तो ये G23 का एक आधार और पुख्ता होगा, और भी कई असंतुष्ट लोग ये बिल्कुल मैं आपसे बात करता रहूंगा शशांक जी, लेकिन इस वक्त हमको रुझान मिलने शुरू हो गए हैं। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हमारे दर्शक देख सकते हो, पश्चिम बंगाल से रुझान आने प्रारंभ हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल का जो पहला रुझान है क्या कहता है ये भी आपको बता दें। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों के ऊपर अभी बढ़त बनाए हैं एकदम शुरुआती तौर पर, और तृणमूल कांग्रेस 11 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। ये एकदम शुरुआती तौर पर रुझान है। तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी दोनों के लिए संकेतों का मिलना शुरू हो चुका है। पहला रुझान अब तक आ चुका है। पश्चिम बंगाल से जो पहला रुझान है उसमें टीएमसी 11 पर और बीजेपी 7 सीटों के ऊपर फिलहाल आगे चलती है। चलिए इस वक्त हम हमारे साथ में राम पांडे साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नवीन मार्कंडे जी बीजेपी की तरफ से, आप दोनों को भी सुप्रभात दोबारा करता हूं। नवीन मार्कंडे जी, आज भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल नजर रहने वाली है। कड़ी मेहनत, वर्षों का तप जो है पूर्व में पूरी तरीके से 2 राज्य और दक्षिण में अगर जो भी कुछ नंबर्स मिलते हैं वो कामयाबी के तौर पर ही देखा जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने पुनीत जी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा देश की जो निगाहें है वो टिकी हुई है, और वो केवल निगाहें टिकी हुई है ऐसा नहीं है, आस भरी निगाहें हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है जनता का विश्वास और आस है कि यही ऐसी पार्टी है जो कुछ कर सकती है देश समाज के लिए। तो इस कारण से लोगों की संवेदना और जो भावनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। अभी इस समय इस सत्र में जो चुनाव हुए हैं ये एक बहुत क्रिटिकल, एक तरह से बहुत गंभीर समय है, जो संकट काल का समय है। ऐसे समय में जो चुनाव हो रही है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है प्रभावी ढंग से चुनाव लड़े हैं। अभी तक तो हम सब जो है भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य क्षेत्र में ही प्रभावशीलता था, लेकिन अभी हम पूरी तरह से पूर्वोत्तर राज्य में भी अपना प्रभावशीलता स्थापित कर चुके हैं, और इस समय पश्चिम बंगाल और असम में पुनः भी हम सत्ता में आने की अभी इस समय आ जाएगा आज के परिणाम के बाद। तो हम एक तरह से देखा जाए तो मध्य क्षेत्र से पूर्वोत्तर से अब इस तरफ जो है दक्षिण की ओर, लेकिन अभी दक्षिण की ओर भी हमने आगे प्रसार किए हैं। जैसे पुडुचेरी में भी कहे तो रुझान में भी बताया जा रहा है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। केरल चूंकि हमारे लिए एक तरह से नया जगह है और हम प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं हमारे सहयोगी के साथ में एनडीए के, तो हमें पूरा विश्वास है कि केरल में भी हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगर ऐसे इस तरह से देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी कुशल नेतृत्व, कुशल प्लानिंग और कुशल वर्किंग, हमारे कार्यकर्ताओं के जो विश्वास है, जो समर्पण है पार्टी और राष्ट्र के प्रति, वो चीजें हमको देखने को मिल रहा है अभी। और जिस तरह से आने वाला समय में और इस जो चुनाव अभी आज परिणाम आ रहा है, अभी रुझान भी शुरू हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है लोगों के रुझान काफी बढ़े हैं और वो भी हमको देखने को मिलेगा। चलिए, हमारे साथ में जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बिल्कुल नेक टू नेक शुरुआती दौर में पश्चिम बंगाल में रुझानों के तौर पर दिखाई पड़ रहा है, एकदम शुरुआती रुझान है। टीएमसी जो है 12 से 13 सीटों पर आगे चल रही, बीजेपी 11 सीटों के ऊपर फिलहाल आगे चल रही है। असम से भी हमको रुझान मिलने शुरू हो गए हैं और यहाँ भी नेक टू नेक फाइट देखी जा रही है। 3-3 सीटों के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर आगे चलती दिखाई पड़ी है।
तो असम के अखाड़े से यहां से भी हमको रुझान मिलने शुरू हो गए। 3-3 के ऊपर बीजेपी उनका अलायंस, कांग्रेस उनका अलायंस आगे चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। असम में भी कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ी जिज्ञासा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में देखी जा सकती है। वजह स्पष्ट है कि जैसे पश्चिम बंगाल और असम में पूरे पार्टी का इस्तेमाल बीजेपी ने और कांग्रेस ने किया है, यहाँ की कई क्षत्रपों को वहाँ ड्यूटी दी गई थी, पश्चिम बंगाल में मध्य प्रदेश के नेताओं को, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम लोगों ने वहाँ जाकर मोर्चा संभाला था और एक छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर वहाँ चुनाव लड़ा है। ये बात देखनी होगी कि वहाँ क्या जो पहले एग्जिट पोल्स के तस्वीर थी उस तरह के नतीजे आते हैं या वाकई वो कमाल होता है जिसके दावे किए जाते हैं। हमारे साथ में राम पांडे साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राम जी, जिस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ रही है, जिस तरह के नतीजों की एक तस्वीर हमने देखी 2 दिन पहले एग्जिट पोल में, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अब चुनाव में दूसरों को सपोर्ट करने, कहीं पर थोड़ा कम जोर लगाने ताकि पोलराइजेशन ना हो, विभाजन ना हो, चुनावी तौर के ऊपर फ्रंट लाइन खेलने से अब दूसरी तरफ आ चुकी पार्टी। क्या मैसेज इस पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिला जनता से सीधे, किस आधार पर उनका दावा होगा? देखिए, देश के लिए जो सबसे बड़ा मैसेज तो वो इस समय ये चल रहा है कि एक तरफ तो चुनावी काउंटिंग चल रही है, कौन जीत रहा है, दूसरी तरफ शमशान घाटों पर लाशों की काउंटिंग चल रही है। एक तरफ तो ये चल रहा है कि अस्पताल में कौन मरा और कौन बचा, एक तरफ ये चल रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता बिठा लिए हैं, जबकि एक बिठाना चाहिए था, कांग्रेस से अभी एक ही है। वो कह रहे थे कि जो पार्टियों का काम होता है सत्ता हासिल करना, यदि हमारी पार्टी का काम होता सत्ता हासिल करना तो भारतीय जनता पार्टी जिंदा नहीं होती, 2 सीटों पर आ गई थी, वहीं हम इनको खत्म कर देते। लेकिन हमने हमेशा चुनाव किस पर लड़ा? विकास पर। अभी बंगाल में या देश में चुनाव किस पर हुआ? जाति और धर्म पर। मैं रोज अखबार पढ़ता था, अखबारों में क्या आता था कि नंदीग्राम में 30% मुसलमान है, कलकत्ता में 20% मुसलमान है, असम में 45% मुसलमान है। इसके अलावा ये नहीं आता था कि असम में, बंगाल में विकास क्या हुआ है, विनाश क्या हुआ है, इस पर बात नहीं होती थी। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री किस काम के लिए बनते हैं कि देश में विकास हो, व्यवस्थाएं सुधरे। पिछले 1 साल में कोरोना से लाखों लोग मर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने हर 7 दिन में एक चुनावी रैली की है। 2020-21 में लोग मर रहे हैं, दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री बंगाल को जीतने के लिए हर 7 दिन में एक चुनावी यात्रा कर रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो उनका पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल चुनाव में बंगाल में पड़ा हुआ है, और जब केंद्रीय मंत्रिमंडल पड़ा हुआ है तो पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पड़ा हुआ है। परिणाम क्या हो रहा है कि हम आज लाशों की गिनती कर रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक भी ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। परिणाम यही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको भी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। क्या हम ऐसा देश चाहते हैं? क्या हमारे लिए चुनाव ही सब कुछ है? चुनाव महत्वपूर्ण है या जनता की खुशी महत्वपूर्ण है? जनता को स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। चुनाव में क्या बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी तक तो कहते थे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अब कह रहे हैं कि बंगाल में जीत जाएंगे तो भारत की पार्टी बन जाएगी, अब कह रहे हैं असम में जीत जाएंगे भारत की पार्टी बन जाएगी। कितना झूठ बोलेंगे। अभी कहते थे कि 18 करोड़ हमारे कार्यकर्ता भरे पड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारी पार्टी है। कांग्रेस 1000 बार चुनाव जीते, 1000 बार हारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परिणाम देख रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत अभियान चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और उसमें किस किस ने सहयोग किया था ये मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। आज कांग्रेस मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत क्या देख रहे हैं कि आप स्वास्थ्य सेवाओं तक को दुरुस्त नहीं कर पाए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाए। आज पूरे देश में बेरोजगारी का क्या हाल है, आज पूरे देश में क्या क्या घोषणाएं की थी मोदी जी ने। 7 सालों में जो घोषणाएं की थी मोदी जी ने, उसमें कौन सी सफल हुई? इन्होंने बंगाल में जाके क्या भाषण देते थे? दीदी ओ दीदी। बंगाल में चुनावी रैली करते थे लाखों लोगों की, और दिल्ली में आके क्या कहते थे कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। फिर दूसरे दिन वहां पहुंचते थे बंगाल में, फिर कहते थे कि इतनी बड़ी सभा मैंने कभी नहीं देखी। फिर दिल्ली आते थे, फिर कहते थे कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। क्या इतने फर्जी लोगों के हाथ
में हमारे देश की सत्ता होनी चाहिए? हमारे देश का विकास महत्वपूर्ण है या जाति महत्वपूर्ण है या धर्म महत्वपूर्ण है बातों में ही या वो चुनाव उत्तर महत्वपूर्ण छिपा है? है। राम जी, आपकी बातों में उत्तर छिपा। आपने अभी लास्ट में कहा कि क्या ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता होनी चाहिए, मतलब कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है उसको अच्छी तरह से पता कि इन सारी चीजों को बदलने के लिए कंट्रोल, सत्ता आपके हाथ में होना चाहिए और इसके लिए पूरी ताकत से लड़ना और जीतना उतना ही अनिवार्य और जरूरत बन जाता है। अगर इतनी खराब परिस्थितियां जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं और इसके बावजूद जनता वैसे साथ नहीं दे रही, तो या तो पूरी ताकत से लड़ा नहीं गया या कहीं ना कहीं बार बार किन्हीं चूकों को किया गया। तो अपने हाथ से आपने खुद स्वीकार किया कि हम 2 से यहां तक आने ना देते, लेकिन दूसरी तरफ अगर इतने एग्रेशन के साथ चुनाव लड़ा जा रहा तो क्या स्ट्रेटेजी हर बार सही जा रही है? इसका आकलन भी तो करना होगा एक राजनीतिक दल के तौर पर। क्या आप चाहते हैं कि आतंकवादियों की तरह हम व्यवहार करें या गांधी जी की तरह करें या विवेकानंद की तरह या राम की तरह या कृष्ण की तरह? आगे बढ़ने के 2 माध्यम होते हैं, राम की तरह बढ़ाया जाए या रावण की तरह बढ़ाया जाए। हम भी यदि रावण की पद्धति पे चल देते तो जब देश स्वतंत्र हुआ था तो एक ही पार्टी की सरकार होती, हमारी 400 साढ़े 400 सीटें आई थी, हम संविधान में संशोधन कर देते कि केवल जिंदगी भर के लिए हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, किसी दूसरी पार्टी की सरकार नहीं होगी। लेकिन हमने संविधान को कायम रखा, लोकतंत्र को कायम रखा और हमने हमेशा चुनाव लड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, रोटी पानी के ऊपर विकास पर चुनाव लड़ा। हमने धर्म और जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा। आज कहीं भी मध्य प्रदेश में दमोह में चुनाव हुआ, वहां अखबारों में आता था कि लोधी समाज के वोटर इतने हैं। अरे भैया ये बताओ कि वो गद्दार गया क्यों था? उसके सामने 35 करोड़ फैट किए, उसकी आंखें फट गई, वो आपकी पार्टी में चला गया। इस पर बात क्यों नहीं होती थी? बात कहां होती थी? कांग्रेस लुट गई, कांग्रेस मर गई, कांग्रेस खप गई। अरे भाई कुछ तो सिद्धांतों की, नीतियों की बात करो। क्या विवेकानंद प्रधानमंत्री थे? वो प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। सच्चाई और सिद्धांत भी तो कोई चीज होती है या नहीं होती है? राम जी, पार्टी को लेकर पार्टी निर्णय कर सकती है, लेकिन आप ही के शब्दों में, आप ही के मुताबिक इससे नुकसान पब्लिक का है, जनता का है, और आप जनता के लिए खड़े हैं, आप जनता के लिए लड़ते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर उनका बार बार एक तरफा नुकसान हो रहा है, जाहिर तौर पर अगर नतीजे उनके फेवर में आते हैं और आप जनता का नुकसान इसमें देखते हैं, तो फिर जनता के लिहाज से भी सोचना चाहिए था कि कहाँ किस तरीके की चीजें। चलिए, मैं चाहता हूं कि एक बहुत छोटा सा कमेंट मार्कंडे साहब आपकी बातों का दें। मार्कंडे जी, जनता के लिए हम आतंकवादी नहीं बन सकते। पुनीत जी ऐसा है, देखिए पुनीत जी ऐसा है कि जिस तरह से मैं राम प्रसाद जी का वक्तव्य सुन रहा था, मुझे लगता है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि इन लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे और सत्ता में रहने के बाद अरे थोड़ा सा बीजेपी के बारे में भी बोल दीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जैसे लोगों के कारण देश बर्बाद हो रहा है। आप जैसे लोगों ने देश बर्बाद किया है, आप जैसे पत्रकारों के कारण ये लाशों की लाइन लगी हुई है। आप यदि सच्चाई बोलते तो देश की ये दुर्गति नहीं होती। पर आपके बातों से लग रहा है कि आप बहुत ही, अरे आप जैसे पत्रकारों के कारण ये संविधान घाटों में लाइन लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने जिनसे आप बात कर रहे दुर्गति नहीं होती। हैं, नवीन मार्कंडे जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर, पत्रकार नहीं, वे आप ही की तरह। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है। इन्होंने एक शब्द नहीं बोला बीजेपी के बारे में। ये बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं, लाशें लगी हुई है, इनके स्वयं के परिवार के रिश्तेदारों के लोग मर रहे हैं और फिर भी ये बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। पुनीत जी, इनकी खीज है कि ये जनता के लिए। अरे मेरी खीज नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको मर जाना चाहिए। आपके कारण लाशें बिछी हुई है। ये अपने मजबूत चेहरे लेकर जनता तक विश्वास लेकर जा नहीं पा रही है। इनको लगातार जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया है। अरे आप बैठे क्यों हैं? ये बात तो बीजेपी का प्रवक्ता बोल सकता है। आपको आने की जरूरत क्या है? ये बात बीजेपी का भी प्रवक्ता बोल सकता है। इनकी भूमिका देखने के बाद अब ये लग रहा है, इनको एहसास हो गया कि हम जो है जनता के बीच अपना विश्वास और भी नहीं जमा पाएंगे इस समय। एक तरह से खींच कह सकते हैं कि ये अपने उलूल जुलूल। चलिए खैर, ये दिन भर चलेगा। नवीन जी, राम जी, दिन भर चलना है और इस पर हम चर्चा भी करेंगे और लगातार डेट पहले भी हुई है, आगे भी होती रहेंगी। इस वक्त दर्शकों को हम फिर कहेंगे कि आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये टैलियां हैं, इनको आप ध्यान से देखें, क्योंकि नतीजे आप ही लोगों ने ईवीएम में दर्ज किए हैं जिन राज्यों में चुनाव हुए, और नतीजों के ऊपर आकलन और उसका विश्लेषण दिन भर चलेगा। तो 5 राज्यों के जनादेश पर IBC 24 लगातार आपको अपडेट दे रहा है। सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं कि 5 राज्य जहां इस घोर संकट के काल में चुनाव हुए, वहां से अब रुझान मिलने शुरू हो चुके हैं। आज नतीजों की बारी है, नतीजों का दिन है। मध्य प्रदेश में दमोह सीट है, वहां भी उपचुनाव के नतीजे आने हैं और इस वक्त सारे देश की नजरें पश्चिम बंगाल समेत इन 5 राज्यों के नतीजों पर टिकी हुई हैं।
पहली में आप देखें तेजी से रुझान हमको आते और बदलते दिखाई पड़ रहे हैं। टीएमसी 42 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई पड़ रही है। बीजेपी 39 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही। पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में डीएमके 3 पर, एडीएमके 1 सीट के ऊपर आगे चलती हुई दिखाई पड़ रही है। इस वक्त के बड़े चुनावी अपडेट हैं। इलेक्शन से जुड़े जो पूरे कैंपेन में हमने दावे देखे थे, आज उन दावों की हकीकत जनता के मुताबिक नतीजों के तौर पर दिखेगी। तो पश्चिम बंगाल में, असम में हर एक जगह नजर हमारी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अब 40 सीटों पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है वो भी लीड कर रही है और नंदीग्राम से ममता बनर्जी आगे चल रही है। इस वक्त का अपडेट, बीजेपी 33 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 39 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। देखिए तेजी से रुझान भी बदल रहे हैं। असम में कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर लीड कर रही, बीजेपी 4 सीटों पर। तमिलनाडु में डीएमके 3 पर आगे चल रही है, एडीएमके 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाए हुए। नंदीग्राम से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। वेस्ट बंगाल से क्या दीदी की आज विदाई होने वाली, जिस तरह के दावे बीजेपी के हैं, या फिर दीदी अपने बंगाल को हाथ से निकलने नहीं देने के दावे पर खरी उतरती, ये आज स्पष्ट हो जाएगा। तेजी से रुझान दर्शकों तक भी हम पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में देखें आप, बड़ी तेजी से रुझान आ भी रहे हैं, बदल भी रहे हैं। असम में फिलहाल एक अपडेट है, कांग्रेस 3 पर, बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में डीएमके 3 पर, एडीएमके 1 सीट के ऊपर आगे चल रही है। हमारे साथ में पैनल जुड़ा हुआ राम पांडे साहब, नवीन मार्कंडे जी और शशांक शर्मा जी। शशांक जी, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया, दोनों पक्षों की बातें सुन ली। जिस तरह हम पहले ही कह रहे थे कि आज के जो नतीजे हैं वो निश्चित तौर पर जनता के साथ साथ दलों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर पश्चिम बंगाल, जो सबसे बड़ा राज्य जहां सबकी नजर है, वहां मुद्दों की बात करें, क्या आपको लगता है कि हर बार की तरह एक वेव होती है, एक मूल सेंटिमेंट होता है, उस आधार पर वहां चुनाव हुआ है, या लोकल मुद्दे, कटमनी, शासन को लेकर दिक्कतें, इन सब का भी कुछ असर रहा? देखिए पुनीत जी, ऐसा है कि चुनाव जो है ना हमेशा विकास के मुद्दे पर ही होते हैं, और चुनाव में भाग लेने वाली जनता जो है वो अपने हित और अहित का पूरा ध्यान रखते हुए ही वोट करती है। ठीक है, इसमें पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं जो एक पक्षी होते हैं। उन्हें अपनी पार्टी के कामकाज, अच्छाई, बुराई, विकास, तमाम चीज़ों से परे हटकर वो केवल अपनी पार्टी की निष्ठा के आधार पर वोटिंग करते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर जनता वोट करती है, वो अपने हित अहित का ध्यान में रखकर वोट करती है। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी जो है वो बहुत सारी बातें कह रहे थे। मुझे उनकी बातों में ही ऐसा लगता है कि पार्टी डीफोकस्ड है, वो उनके ही बातों से समझ में आता है। आज हम बात कर रहे हैं जो 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए हैं, उनके परिणाम पे आज हमारी चर्चा पार्टी के सिद्धांत, पार्टी की कार्यप्रणाली। आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करिए, लेकिन आप कोरोना संकट की तरफ ले गए और आपको लगा कि पूरी जो गोलियां हैं वो उस तरफ दाग दी जाए। मुझे लगता है आज का दिन उसके लिए माकूल नहीं है। आज आप अपनी पार्टी की बात रखिए, आप अपने संगठन, आपने किस तरह से चुनाव लड़े, आपको यहाँ तो जानकारी दी। दूसरी बात, केंद्रीय नेतृत्व ने कल निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी के कोई भी प्रवक्ता जो है वो टीवी चैनलों में नहीं जाएंगे। ये क्या बात हुई भाई? जब आज चुनाव आ रहे हैं, आज राजनीतिक टिप्पणी की सर्वाधिक आवश्यकता है, तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एक वक्तव्य जारी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को टीवी डिबेट में शामिल नहीं होना चाहिए। तो आप भाग रहे हैं ना। मैं इसी भागने की, इसी पलायनवादी मानसिकता की तो बात कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी की इस देश को जरूरत है। ये सबसे पुरानी पार्टी है भारत के अंदर में। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक राजनीतिक विचारधारा है। जनता उसको पसंद करती है। जब जब कांग्रेस हारी है तो कांग्रेस से नाराज होकर उसको लोगों ने छोड़ा है। तो जिन कारण से नाराजगी है, जनता से जुड़ने में जो आप विफल रहे हैं, आप जब तक उसके लिए काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आज जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का जो यही छवि आज दांव पे लगी हुई है। जनता ये देखना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी अब एक गंभीर पार्टी रही या नहीं। तो इसलिए जो पांडे साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको अपना फोकस करना चाहिए आज के विषय पर, और बात करनी चाहिए कि कांग्रेस से कोई चूक हुई है क्या, उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की 10 खामियां हो सकती हैं,
लेकिन आज पार्टी जीत तो रही है, उनका प्रदर्शन तो अच्छा हो रहा है, इसीलिए जो जीतता है उसी की जय जयकार होती है। 70 साल तक कांग्रेस पार्टी की ही जय जयकार इस देश में होती रही। हमने भी उसके बारे में लिखा। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और 2008 का जब संकट आया था, 2009 के चुनाव में बहुत प्रचंड बहुमत से जीते थे, तो हमने यही बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कही कि उसके पास कोई नेता नहीं बचा और इसीलिए वो चुनाव हार गई। आज कांग्रेस पार्टी, ये समय समय की बात है। राजनीति जो है वो एक चलती हुई धारा है, उसमें सब कुछ एक जैसा नहीं हो सकता। तो अगर आज कुछ खराब हो रहा है उस पर चिंतन करना चाहिए। इस चुनाव का राम पांडे साहब चिंतन करने के लिए है कांग्रेस पार्टी के लिए, हालांकि अभी परिणाम नहीं आए हैं। जी जी जी, चिंतन कर लेते हैं, इनको जानकारी नहीं होगी। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, चिंतन कीजिए। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, चिंतन कीजिए। मोदी जी ने कहा था बुलेट ट्रेन हम चलाएंगे, चिंतन कीजिए। मोदी जी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी हम नहीं बनाएंगे, उस पर भी चिंतन कीजिए। मोदी जी ने अपने सांसदों को और खुद ने एक एक गांव गोद लिया था, उस गांव तक का विकास नहीं हुआ है, उस पर चिंतन कीजिए। मोदी जी ने कहा था पूरे देश की समस्याएं मैं 100 दिन में सॉल्व कर दूंगा, उस पर चिंतन कीजिए। मोदी जी ने कहा था मैं गुजरात मॉडल लाऊंगा, क्या गुजरात मॉडल लाशों का मॉडल था, उस पर चिंतन कीजिए। क्या किस किस बात पर चिंतन कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने आज देश में जितने भी अस्पताल हैं वो कांग्रेस ने बनाए, कीजिए चिंतन। आज जितने भी कॉलेज है, स्कूल है, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी है, वो सब कांग्रेस पार्टी ने बनाए, चिंतन कीजिए। पूरे देश में कंप्यूटराइजेशन किया, चिंतन कीजिए। पूरे देश का आधुनिकीकरण किया, उस पर चिंतन कीजिए। 1947 में हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, आज हमारे देश में हवाई जहाज बन रहा है, उस पर चिंतन कीजिए। हमारे देश में जितने आईआईटी है, जितने आईआईएम है, नेहरू जी ने बनाए, उस पर चिंतन कीजिए। आज जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है बोकारो स्टील प्लांट से, भिलाई स्टील प्लांट से, जिंदल स्टील प्लांट से, जहां जहां से देश में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है वो कांग्रेस ने बनाया, उस पर चिंतन कीजिए। वैक्सीन का निर्माण सीरम इंडिया कर रही हो या बायोकॉन कर रही हो, दोनों की स्थापना कांग्रेस के शासनकाल में हुई है, जो वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, उस पर चिंतन कीजिए। आज पूरा हिंदुस्तान, चाहे वो इंटरनेट का माध्यम हो, चाहे सड़कों का माध्यम हो, चाहे रेल का माध्यम हो, चाहे बस का माध्यम हो, हर तरह से पूरा इंडिया जुड़ चुका है, उस पर चिंतन कीजिए। किस किस पर चिंतन करोगे, करो ना चिंतन। नवीन मार्कंडेय लाशों की लाइन लगी हुई है, उस पर भी चिंतन कर लीजिए। उस पर चिंतन नहीं करेंगे कि जो शमशान घाटों में लाशों की लाइन लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक मर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मर चुके हैं, जनता अलग मर रही है, ठीक है। उस पर चिंतन कीजिए ना। आपके तमाम जो विषय हैं उन पर मैं उत्तर भी ले लेता हूं। नवीन मार्कंडेय जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। देखिए ऐसा है पुनीत जी कि चिंतन तो होनी चाहिए, और भारत जब आजाद हुआ और आजाद होने के बाद जो भी गवर्नमेंट यहाँ रही, उस समय कोई दूसरा पार्टी तो मजबूत था नहीं। और दूसरी चीज है कि अगर उस समय की सरकार ने ये सब किया तो क्या देश के लिए उसने एहसान किया है? क्या देश के लिए उसकी जिम्मेदारियां नहीं थी? क्या वो अपने घर के पैसे से वो ये सब बनाए हैं जो आज बता रहे हैं कि कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया? यही एक घमंड जो है कांग्रेस को ले डूबी है। जनता उनकी घमंड को देख रहा है, सुन रहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार ने जनता की सेवा करने के लिए ये सारी चीजें की है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कांग्रेस ने किया है। अब आप ये बताइए कि पूरे देश में अगर चुनाव अगर कहीं हो रहा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है क्या? राहुल गांधी जी या वहां क्या मोदी जी के भाषण सुनने जाते हैं? पर ये अंदाज तो नवीन जी, ये अंदाज तो दलों का रहता ही है। माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा सा टोका मैंने, लेकिन ये अंदाज तो दलों का रहता ही है। कोई भी दल करे, जिम्मेदारी उसकी जनता के प्रति है, जनता ही उसको चुनती है। लेकिन ये एहसास अगर पहले था तो आज भी ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ के ही सामने आया। नहीं तो मैं तो वही चीजें तो बता रहा हूं कि अगर ये सारी चीजें अगर चुनाव की कैंपेनिंग को लेकर कह रहे हैं
तो कैंपेनिंग भी तो कांग्रेस ने किया है। अगर आप कोरोना महामारी की बात अगर कर रहे हैं और उस पर अगर आप राजनीति कर रहे हैं और इस चुनाव परिणाम के साथ जोड़कर देख रहे हैं, तो आप मतलब आप जो है वो छत्तीसगढ़ आकर देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में। और आप ही ने बताए अभी कि छत्तीसगढ़ में कैसे कोरोना का विस्फोट हो रहा, 16,000 पर डे आ रहा है, यहाँ 200-250 लोगों की डेथ हो रही है। तो यहाँ तो भूपेश बघेल की सरकार है, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है, जरा राम पांडे जी बता दे कि यहाँ निकम्मे की सरकार है क्या, यहाँ जो है मतलब जो जनता के अहित सोचने वाले की सरकार है क्या, यहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो लाशों इनको पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में आता है। यदि छत्तीसगढ़ में कोई कमी है तो वो प्रधानमंत्री का फेल्योर है, यदि यूपी में कोई कमी है तो वो प्रधानमंत्री का फेल्योर है। इन्हीं प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैंने हिंदुस्तान से कोरोना को खत्म कर दिया है, आपके चैनल पर बोला था फरवरी में। और मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एंकर ने मुझे बोला है कि आप अपना जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में बोला था कि पूरी दुनिया कह रही है कि सेकेंड वेव कोरोना की बहुत खतरनाक आएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना की सुनामी आने वाली है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सुनामी आने वाली है दूसरी वेव कोरोना की, लेकिन मैंने देश से कोरोना को भगा दिया। भाइयों, ये सब झूठ बोल रहे थे, मैं अकेला सही बोल रहा हूं। ये चैनलों पर मोदी जी ने बोला था। आज यदि ये वैज्ञानिकों की बात मान लेते, नीति आयोग की मान लेते, नीति आयोग ने कहा था कि सुनामी आने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री ने योजना आयोग का नाम नीति आयोग बदल कर रखा। उस नीति आयोग की भी प्रधानमंत्री ने बात नहीं मानी। आज प्रधानमंत्री की अदूरदर्शिता के कारण, उनकी कहना चाहिए मैं मूर्खता के कारण आज पूरे देश में लाशों की लाइन लगी हुई है। और भैया, मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको गाली दे रहे हैं। उनके भी माँ बाप भाई बहन इस आंदोलन में मर रहे हैं, वो वीडियो डाल रहे हैं। यहां तक कि आपके प्रवक्ता तक भी टीवी पर बोलकर चले गए हैं कि हाँ, ये हमारा फेल्यूर है, पार्टी हमें निकालना चाहती है तो निकाल दे। कुछ प्रवक्ता आपके ऐसे भी हैं जिनके परिवार के लोग मर चुके हैं, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को रैली नहीं करना चाहिए थी। आज बताइए, प्रधानमंत्री वहां रैली करने के लिए जा रहे हैं तो विपक्ष की तो मजबूरी है कि वहां जाके लड़ाई लड़ना। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चुनाव आयोग पर हत्या का केस चलना चाहिए। चुनाव आयोग किसके अंडर में होता है? प्रधानमंत्री में के अंडर में। इसका मतलब प्रधानमंत्री पर हत्या का केस चलना चाहिए, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पर हत्या का केस चलना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट आपको हत्यारा ठहरा रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? आपको कोर्ट ने प्रमाण दे दिया है कि आप हत्यारे हो और आप चुनाव लड़ रहे हो धर्म पर, जाति पर। अखबारों में पूरे टाइम पर आपने कहीं पढ़ा कि ये चुनाव विकास पर हो रहा है? हर जगह यही लिखा रहता था कि यहाँ इतने मुसलमान हैं, नंदीग्राम में इतने मुसलमान हैं, कलकत्ता में इतने मुसलमान हैं, आसाम में इतने मुसलमान हैं, तमिलनाडु में अभी जाति और धर्म पर ज्यादा वोट नहीं गिरता है। तो आपकी हिम्मत तमिलनाडु में घुसने की नहीं हुई, आपकी हिम्मत वहां हिंदू मुसलमान करने की नहीं हुई। आगे आप वहां भी जाकर गंदगी फैलाएंगे, जो गंदगी आपने पूरे देश में फैला दी है। आज ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी से क्या केवल मुसलमान मर रहा है? क्या हिंदू नहीं मर रहा है? 99% हिंदू मर रहा है सिलेंडर की कमी से। आपकी बातें, आपके फैक्ट्स कहीं भी जमीन के ऊपर हम ये नहीं कहेंगे कि ये परिस्थितियां नहीं, लेकिन इन सब के बीच में जहां से मैंने शुरुआत की थी, जिस ओपनिंग स्टेटमेंट से शुरुआत की थी कि अगर इन सब का जवाब, क्या ये चुनाव का नतीजा उन सब का जवाब है? क्या बाकी के देश में जो इस बात को लेकर के एक आक्रोश बाद में आया कि साहब अगर ये चुनाव ना होते, ये रैलियां ना होती, ये बड़े आयोजन ना होते, ये प्रचार ना होते, अगर इसमें व्यस्तता ना होती तो शायद ध्यान जाता। अब इनका जवाब जनता ने ही दिया है ना, और जनता के बीच में अपना पक्ष आप स्वयं कहते हैं कि आपको बड़ी मजबूती से और ढंग से रखना पड़ता है। तो ये पक्ष अगर ढंग से ना गया तो ये सारी बातें केवल डिबेट तक सिमट कर ना रह जाएं, लोगों के बीच भी पहुंचे, लोग आपसे एसोसिएट हों, ये भी उतना ही जरूरी है। तो ये आपको लगता है ये काम बेहतर हो पाया इन राज्यों में? देखिए, जब चुनाव चल रहे थे तो अखबारों में उस तरह से खबर नहीं आई जिस तरह से आनी चाहिए थी कि ये
कोरोना की महामारी से लाखों लोग मर रहे हैं और लाखों मरने वाले हैं। जब चुनाव अंतिम चरण में पहुंच चुका था, चुनाव खत्म होने वाले थे, तब अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में आया कि लाखों लोग मर रहे हैं, कलकत्ता में हर दूसरा कोरोना संक्रमित है, बंगाल में लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। यदि यही बात एक महीने पहले बता दी जाती जनता को, तो भारतीय जनता पार्टी की 5 राज्यों में चुनाव जब्त हो जाती और दमोह चुनाव में भी जब्त हो जाती। क्योंकि यह देश का दुर्भाग्य है कि जिनको ये बात बतानी चाहिए थी, उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद, आखिरी चरण में चुनाव संपन्न होने के बाद देश को बताई। एक अपडेट दे देता हूं दर्शकों को राम जी, फिर आपसे चर्चा कंटिन्यू करता हूं। सुबह 9 बजे एक्सपर्ट के साथ प्रधानमंत्री कोरोना पर बैठक करने वाले हैं, एक समीक्षा करने वाले हैं। ये इस वक्त का अपडेट है। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी एक समीक्षा बैठक करेंगे। जो विस्फोटक परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, वैक्सीनेशन की एक सबसे बड़ी ड्राइव देश में शुरू है, वो अलग है, लेकिन इस वक्त पूरे देश में क्या स्थिति है, इसको लेकर एक्सपर्ट से सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री चर्चा करने वाले हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। रुझानों को भी आप देख लें, 292 में से 128 रुझान बंगाल में आ चुके हैं और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जहां सबकी नजर है, वहां पर इस वक्त नेक टू नेक फाइट जैसी स्थितियां बनती हुई दिखती हैं। फिर तेजी से आंकड़े बदलते हैं। 65 पर टीएमसी आगे चल रही है और बीजेपी जो है 60 पर इस वक्त लीड कर रही है। इसी तरीके से अगर आप केरल को देखें तो यहां भी 129 रुझान मिल चुके हैं 140 में से। 55 पर यूडीएफ, 73 के ऊपर एलडीएफ जो है इस वक्त आगे चल रही है। साथ ही साथ लेफ्ट ने भी मोर्चा खोलते हुए यहां अपनी बढ़त बनानी शुरू की है पश्चिम बंगाल में। हालांकि ये जो परिस्थितियां हैं ये उनके भी फेवर में रहती हैं आगे जाकर या नहीं रहती, ये वक्त बताएगा दिन के साथ। फिलहाल 3 सीटों के ऊपर पश्चिम बंगाल में लेफ्ट बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ी है। इसके अलावा तमिलनाडु के भी 27 रुझान आ चुके हैं। 23 पर डीएमके प्लस और एडीएमके प्लस 4 के ऊपर आगे चल रही है उनके सहयोगी। इसी तरह से जो पुडुचेरी है उसके भी हमारे पास में रुझान मिलने हमको शुरू हुए हैं। उसके बारे में भी आपको लगातार अपडेट टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मिल रहा है। असम में बीजेपी 16, कांग्रेस 11 सीटों के ऊपर फिलहाल आगे चल रही। तमिलनाडु में डीएमके 22 पर, एडीएमके 4 के ऊपर आगे चलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये परिस्थितियां आप देख रहे हैं। पुडुचेरी में 4 और 5 का आंकड़ा, कांग्रेस 4 के ऊपर आगे चल रही है, कांग्रेस और उनके सहयोगी, और 5 के ऊपर जो है जो बाकी की दल है वो फिलहाल बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़े। ये देखिए आप, परिस्थितियां तेजी से बदलती है। और एक अपडेट जो कोरोना से जुड़ा था वो भी हमने दर्शकों को दिया कि आज सुबह 9:30 बजे एक समीक्षा बैठक होने वाली। हमारे साथ में जो पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, शशांक शर्मा जी, कोरोना को लेकर के बार बार इस समय जो परिस्थितियां, हालांकि हम आज नतीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं, नतीजों पर, स्ट्रेटेजी पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के अपने कुछ मुद्दे थे जो सारे देश में वक्त वक्त पर उठते रहे, चाहे वो वहां प्रशासन के फेलुअर को लेकर के हों, किस तरह का शासन चल रहा है उसको लेकर के हों, राजनीतिक दलों के अपने आपसी गणित को लेकर के हों। वहां पर एक कटमनी जैसे शब्द, हमारे ही वहां संवाददाता गए थे चुनाव कवर करने और वहां बाहर लोगों से बात करके आते थे कि चाहे किसकी भी सरकार बनी हो लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता। इसके अलावा एनआरसी को लेकर, सीए को लेकर क्या बात वहां पार्टी ढंग से रख पाई, ये भी बीच में एक मुद्दा था। मुस्लिमों के एक बड़े वर्ग को लेकर एक मुद्दा था, बांग्लादेश के जो लोग आए थे उनको लेकर एक मुद्दा था। क्या इन सबको ढंग से एड्रेस कर पाए? क्योंकि कहीं ये चुनाव गड्ढम गड्ढ दिखाई पड़ा, एक कंफ्यूजन दलों में दिखाई पड़ा है कोरोना की स्थिति को लेकर के, सारे देश के हालात को लेकर के और वहां के लोकल मुद्दों को लेकर। देखिए पुनीत जी, आखिरी के जो 2-3 चरण हुए हैं उन चरणों को कोरोना ने निश्चित रूप से प्रभावित किया। प्रचार व्यवस्था को प्रभावित किया, एक राजनीतिक पार्टी का जनता के साथ एक जो कनेक्ट होना चाहिए उसको प्रभावित किया। लेकिन अब जो है ना वो टेक्नोलॉजी का समय है, अब सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन तमाम मीडिया से किसी ना किसी रूप में राजनीतिक पार्टियां जनता से जुड़ लेती, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष वहां जाकर ही रैली करें। वर्चुअल रैलियों के माध्यम से नेताओं ने अपनी बात रखी। लेकिन मैं 1-2 बातें कहना चाहता हूं कि आप जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जब बात करते हैं या बंगाल में चुनाव की बात करते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि 10 साल लगातार कोई भी एक पार्टी जब सत्ता में रहती है तो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी खड़ी होती है
यानी लगातार 10 साल एक ही तरह के नेता, एक ही नेतृत्व, एक ही सिद्धांत, एक ही रीति नीति की जो बात चलती है, उससे जनता भी थोड़ी सी खिन्न होती है। उनको लगता है कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जनता जब जब ऐसे लगातार चलने वाली सरकारों की नीति सिद्धांत में कुछ परिवर्तन चाहती है, तब तक उन्होंने सरकार को बदला है। ये कोई पहली बार बंगाल में नहीं हो रहा है, ये स्वाभाविक तौर पर पूरे देश में होता है। कई राज्यों में, जैसे केरल में, एक बार एलडीएफ, एक बार यूडीएफ, एक बार एलडीएफ, एक बार यूडीएफ, ये होता ही रहता है। आपके तमिलनाडु में एक बार एआईडीएमके, एक बार डीएमके, ये चलता था। तो कहने का अर्थ है कि हम जब बंगाल के विशेष बात करते हैं तो इस 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भी, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, 10 साल में जो कमजोरियां पार्टी की रही है वो पार्टी के अंदर भी दिखाई देती है और पार्टी के बाहर जनता भी उस बात को समझती है। जो आपने सारे प्रकरण, सारी घटनाएं, सारे मुद्दे बताए, उनका असर तो निश्चित तौर पर रहा। लेकिन एक शशांक जी मैं आपसे इस बात की चर्चा कंटिन्यू रखूंगा। शशांक जी तो हमारे साथ भीतर, जी शशांक जी हमारे साथ में बने रहेंगे। राम पांडे साहब और नवीन मार्कंडे जी की जगह और दूसरे प्रतिनिधि जुड़ेंगे। एक जाते कमेंट में चाहता हूं, राम साहब, जितने आक्रोश की या जितने मुद्दों की बात की उनसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोरोना समेत इस वक्त की जो परिस्थितियां, उसका जवाब आपको लगता है 5 राज्यों से मिला है या मिल गया है? देखिए, इनका जो परिणाम आएगा, या कांग्रेस जीतेगी, या बीजेपी जीतेगी, या टीएमसी जीतेगी, या अन्य कोई पार्टी जीतेगी, लेकिन जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए वो तो जिंदा नहीं हो जाएंगे ना। चुनाव कोई भी पार्टी जीते, लेकिन जनता इस चुनाव को हार रही है। उनके जो लोग मर चुके हैं दवाइयों की कमी कारण, वो दोबारा जिंदा नहीं होने वाले हैं। 1-2 महीने में ये व्यवस्थाएं अस्पतालों की, ऑक्सीजन की, ये नहीं सुधरने वाली है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस चुनाव परिणामों पर इसलिए नहीं कर रहा हूं। चुनाव परिणाम कुछ भी आए, लेकिन जो आपदा बुलाई गई है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा होती सेकंड वेव की तो पूरी दुनिया में होती, ये आपदा केवल हिंदुस्तान की है, बाकी 250 देश सुरक्षित हैं। ये आपदा बुलाई गई है। अभी आपने क्या क्या, मोदी जी एक्सपर्ट कमेटी की वो मीटिंग करेंगे। एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग को यदि मोदी जी मानते तो आज ये लाशों का अंबार नहीं लगता। ये नाटक करते हैं, इनको एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग से कोई मतलब नहीं है। ये करेंगे वही जहां इनको वोटों का फायदा होगा। चलिए नवीन मार्कंडे साहब, इस चुनाव नतीजों को लेकर के लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। जाते जाते शुभकामनाएं देते हैं आपको भी और राजनीतिक दलों के जितने प्रतिनिधि जुड़ेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद में हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार शशांक जी जुड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के भी हमारे साथ में लोग जुड़ते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये जो पूरा आप ऊपर नीचे अगल बगल अपडेट देख रहे हैं, इनके साथ बड़ी खबर, बड़े अपडेट लेकर जल्दी हाजिर हैं।